मान गए आप कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है रोज़े के बारे में ज़रा इरशाद फरमाएं। जैसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, एवरीथिंग हैज़ अ क्लेंजिंग एजेंट, द क्लेंजिंग एजेंट फॉर द बॉडी इज़ फास्टिंग। ठीक। 2016 का जो नोबेल अवार्ड था फॉर मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी, वो योशीमोरी ओशुनी एक जापानीज था, उसको मिला क्योंकि उसने एक प्रोसेस डिस्कवर की जिसको कहते हैं ऑटोफेगी। ऑटोफेगी ये है कि आपके जो बॉडी के सेल्स टूट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, यानी कि बॉडी का वेस्ट और बॉडी के जो कचरा है वो बॉडी निकाल देती है। और ये देखा गया, इसने कहा कि 3 चीज़ें ऑटोफेगी को ट्रिगर करती हैं। नंबर 1 फास्टिंग यानी कि रोज़ा, नंबर 2 गुड स्लीप और नंबर 3 एक्सरसाइज। वाह। वेस्ट जो है वो 2016 में के बाद ये ट्रेंड शुरू हुआ, उसकी रिसर्च के बाद, कि वेस्ट के जो लीडिंग लोग थे, अमीर लोग थे, और उसके बाद अवाम उन नास ने भी ना इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे, इसको शुरू कर दिया। मसलन इलॉन मस्क जो आजकल सोशल मीडिया पे छाया हुआ है और पूरी दुनिया में छाया हुआ है। हाँ, हम भी उसको बुला रहे हैं पाकिस्तान में। डोनाल्ड ट्रंप का सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइजर है। उसकी नेट वर्थ है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, $360 बिलियन। और पाकिस्तान की इकोनॉमी की टोटल साइज $337 बिलियन है। ठीक। वो कहता है आई बीन फास्टिंग पीरियोडिकली एंड आई फील बेटर। उसने 2021 में कहा और 20 पाउंड लूज किया है। इसी तरह जेनिफर एनिस्टन, अमेरिका का जो सबसे सेकंड मोस्ट पॉपुलर ड्रामा जो शो था वो इसका था, फ्रेंड्स, और इसको सबसे सारा अवार्ड्स मिले। इसने कहा कि मैंने भी फास्टिंग की और आई लुक यंगर एंड फील बेटर। और ये आजकल इसकी एक दोस्ती लगी हुई है अमेरिकन साबिक प्रेसिडेंट के साथ। तो इट हेल्प्स टू लुक यंगर, मोर ब्यूटिफुल। आपकी शुगर कंट्रोल होती है, आपकी हार्ट हेल्थ कंट्रोल होती है। अब जेनिफर एनिस्टन के 1,70,00,000 फेसबुक फॉलोअर्स हैं। 1,70,00,000 फेसबुक फॉलोअर्स है। इसी तरह एक और बहुत बड़ी सोशल मीडिया स्टार है कोर्टनी कार्दाशियन, उसके 220 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, यानी कि 22 करोड़ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। उसने भी 2020 में लिखा कि मैं आई मस्ट से कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जिसको ये कहते हैं कि आप एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ना कुछ नहीं खाते, मसलन 16 घंटे आपने कुछ नहीं खाना, 8 घंटे आपने कुछ खाना है, या आपने 5 दिन नॉर्मल खाना है और 2 दिन सिर्फ 600 कैलोरीज लेनी है। ठीक। उसने ये किया और उसने उसकी बॉडी और उसकी जिस्म और उसका क्या कहते हैं, शी लुक यंगर एंड बेटर एंड मच मोर हेल्दियर बिकॉज ऑफ दैट। बदर साहब, अगले आपकी बात करूंगा। आज चूँकि हमारे साथ उसामा है, इससे हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उसामा, नॉर्मली लोग कहते हैं मैं और बदर साहब तो रेगुलर वॉक करते हैं, लेकिन हमारे बाज़ दोस्त हैं वो कहते हैं रोज़ा रख के कैसे वॉक हो सकती है। आप बताओ कि सहरी अगर इसके बाद या सहरी से पहले, इफ्तार से पहले, इफ्तार से बाद कौन कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। एक्सरसाइज और रमज़ान और फास्टिंग, इंटरमीडिएट फास्टिंग, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। जैसे कि अब जैसे मैं ब्रिटिश बाहर के, अब आप इंटरनेशनली देखें तो वर्ल्ड वाइड ये इंटरमीडिएट फास्टिंग बड़ी फेमस होती जा रही है। ठीक है। जो कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ही जो इसकी जो है ना वो बता दिया था, सारा तालीम दी थी, और हम उस पर मुसलमान अमल करते आ रहे हैं। ठीक। पूरा साल जो है हम लोग वो खाते हैं, और एक मंथ जो है रमज़ान का एक ऐसा आता है जिसमें हम फास्टिंग करते हैं। अच्छा, ये फास्टिंग इतनी ज़रूरी है कि जितनी इंसान के अंदर बीमारियां हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़, आपकी आर्टरीज़ की डिजीज़, ठीक है, और स्टमक की, ये शुगर, इंसुलिन सेंसिटिविटी, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, ठीक है ना, ये इसी से ही कंट्रोल होती है। क्योंकि पहले दौर में कॉन्सेप्ट था कि हर 2 घंटे बाद आप कुछ ना कुछ खाएं, स्नैकिंग करें, ठीक है ना, जो कि बहुत बुरी तरह फेल हो गया है। अच्छा। जिसको हम कैलोरी इन और कैलोरी आउट के नाम से हम जाना जाता था। जैसे कि मतलब लोग कहते थे हम ज़्यादा खा लेंगे तो हम ज़्यादा एक्सरसाइज करके उसको बर्न कर लेंगे, मगर ये फार्मूला बिल्कुल रॉन्ग है, फेल हो गया। हाँ जी, क्योंकि अब देखें ना, आप सपोज एक बिस्किट खाते हैं, चॉकलेट चिप एक बिस्किट खा लेते हैं, तो उसके अंदर इतनी कैलोरीज मौजूद हैं कि अगर आप कहें कि मैं उसे बर्न करूं तो आपको 20 मिनट्स रनिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, उतनी एक बिस्किट से? जी, एक अगर आप चॉकलेट चिप बिस्किट खा रहे हैं, ठीक है,
तो अगर मैं कहूँ कि यार मैं वो खा के तो मैं 20 मिनट्स रनिंग रोज़ कर लूँगा, तो ये तो मैं अपने साथ ही एक मजाक कर रहा हूँ ना, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरह लॉट्स ऑफ फूड इतना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो अब रमज़ान है, रमज़ान के अंदर भी लोग इसी तरह ऑयली चीज़ें ये वो सब कुछ खाते हैं। अगर तो आप रमज़ान में प्रॉपर एक डाइट प्लान हेल्दी वे में करें और साथ एक्सरसाइज करें, तो आपका वेट भी 100% रिड्यूस होगा और आपकी हेल्थ भी जो है ना वो। एक्सरसाइज बताओ ना कि तुम्हारी तरह डंड हो जाए, मेरे भी ज़रा बताओ अच्छा, ना। एक्सरसाइज में ये है कि कुछ जो तो नॉर्मल जिम गोइंग लोग हैं, जो बॉडी बिल्डर हैं या मेरी तरह हैं, ठीक है। वो तो सेम इसी तरह रूटीन में एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उनका जो बेस्ट टाइम एक्सरसाइज का है ना, वो अफ्तारी के बाद है, मतलब सहरी से पहले, सहरी से पहले करेंगे, क्योंकि सारा दिन उन्होंने खाया पिया होगा, उनकी बॉडी में एनर्जी होगी कि वो वर्कआउट हिट कर सकें। ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर आपने सहरी, आम आदमी का बताएं। आम आदमी है, अगर डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। एक बॉडी बिल्डर है, एक आम आदमी है, और एक जिसने सिर्फ फैट लॉस या फिटनेस करनी है। हाँ, हमारा फिट होना, ये बदर साहब को फिट करना है हम। हाँ जी, जिसने तो सिर्फ जनरल फिटनेस के लिए करनी है, वो आफ्टर मतलब आपका अफ्तारी करे, अफ्तारी के हल्की फुल्की अफ्तारी करे, ज़्यादा नहीं, लाइट सी अफ्तारी करे, जिसमें कोई लेमिनेट वाटर हो गया, थोड़ी सी फ्रूट चाट हो गई, 1-2 खजूर हो गई, उसके 10-15 मतलब 25 मिनट्स ब्रेक दे, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज करे। लेकिन एक्सरसाइज मॉडरेट करनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करनी। मसलन बताएं ना। मसलन मैं आपको गाइड कर देता हूँ यहाँ पे। करते। तो वो लेकिन आपको वो लगा हुआ है। जी जी, हाँ जी, ये चीज़ बताएं आप। तो वो बता दें। मैट मैं लेके आया हूँ, मैट मंगवाएं ज़रा, मैट पे आपको गाइड कर दें। इनका ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है, अगर आप बता दें। हाँ जी। लाओ लाओ, जल्दी लाओ, लाओ रखें। जी। अच्छा, सबसे पहले आपने लाइट जो बंदा न्यू कमर है, जिसका मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं जो इन बॉडी बिल्डिंग या एक्सरसाइज में, वो सबसे पहले अपना ना, सबसे पहले ज़रूरी सबसे ये है कि आप शोल्डर से शुरू करें। ठीक है, अपर बॉडी इसको आप सर्कल्स करें। ठीक है, आप इसे करते रहें, पहले क्लॉकवाइज करें। ठीक है, 20 सेकंड क्लॉकवाइज करते रहें, फिर आप इसको 20 सेकंड एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, दिस वे। ठीक है, ये बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, जिन्होंने स्टार्ट करनी है रमज़ान के अंदर। ठीक है, इसको 4 टाइम्स आप रिपीट करें। ठीक है, उसके बाद आप ब्रेक ले लें, 30 सेकंड ब्रेक लें या 45 सेकंड ब्रेक लें। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी आ जाएगी स्टैटिक जॉगिंग। स्टैटिक जॉगिंग में आप सीधे खड़े रहें। ठीक है, ये 1 2 1 2 1 2, इसे आप परफॉर्म करें तकरीबन 5 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट्स इसे आप करते रहें, और जिसका 5 मिनट का स्टैमिना नहीं है वो इसको 2 मिनट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आप फिर ब्रेक ले लें, इसके 4 to 5 सेट्स परफॉर्म करें। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज, ये लाइट इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज हैं जो बिगिनर है। ठीक है, वो आप स्टैंडिंग जॉगिंग। ठीक है, एक जगह पे खड़े रह के, अब मेरा माइक लगा हुआ है पीछे, माइक कोई बात, खैर आप इस तरह इसको करते रहें। ठीक है, इसको भी आप 1 मिनट परफॉर्म करें, 1 मिनट परफॉर्म करें, उसके बाद ब्रेक ले लें, ब्रेक लें, इसको 4 to 5 सेट इसके आप करें। ठीक है, ये होगी 3 एक्सरसाइजेज। हमारी जो चौथी एक्सरसाइज है वो साइड लेग रेजेज है। ठीक है, साइड लेग रेजेज में आप स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े रहेंगे। ठीक है, और इस तरह हाथ रख लेंगे, उसके बाद आप ये इसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, मतलब राइट लेफ्ट 15 टाइम आप इस तरीके से करें, लाइक दिस। ठीक है, और 15 टाइम आप इधर से करें। ठीक है, ये एक सेट हो जाएगा। ठीक है, 30 टाइम्स करेंगे, एक सेट हो जाएगा। इसको आप 4 सेट्स पे डिवाइड कर दें। ठीक है, 4 सेट पे मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी 4 सेट करेंगे, 30 सेकंड का ब्रेक लेते जाएंगे। ठीक है, ये हमारी 4 एक्सरसाइज होगी। और 5th एक्सरसाइज आप साइड ऑब्लिक क्रंचेस लगा सकते हैं, जो बेहतरीन एक्सरसाइज है। ये वो है जो जिन लोगों को हड्डियों का भी थोड़ा सा है, जिनकी कमज़ोर है, जिन्होंने कभी नहीं की ना, ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज तो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज भी हैं जो हमारे एडवांस एथलीट हैं। नहीं, ये अभी आप ये देखें, अभी आप साइड ऑब्लिक करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से एक ही ये एक्सरसाइज है। ठीक है, और ये राइट भी होगी, लेफ्ट भी करनी है। राइट और लेफ्ट दोनों साइडों से आपने जो एक्सरसाइज दोनों साइडों से परफॉर्म करनी है। ठीक है, इसमें भी ब्रेक ले लें आप 30 सेकंड की ब्रेक ले लें, और 4 सेट्स इसके लगाएं। और लास्ट पे एक्सरसाइज है वो है प्लैंक। प्लैंक आपको मैं करके दिखा देता हूँ, मैट के ऊपर होगा, एल्बोज के ऊपर करना है। ठीक है, ये कमर आपने स्ट्रेट रखनी है इसमें। ठीक है, ज़्यादा नीचे नहीं जाने देनी, या बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आने देनी। ठीक है, स्ट्रेट रखनी है।
और इसको आप जितनी देर आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं आप करें, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स? 4, इसके भी 4 सेट, जितनी भी एक्सरसाइज मैंने आपको आज गाइड की है ना, इसके आपने 3 to 4 सेट्स करने हैं। और 25 मिनट से लेके 30 मिनट्स बहुत है रोज़ों में, क्योंकि पानी की कमी हुई होती है बॉडी में, बॉडी डिहाइड्रेट होती है, ठीक है। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइजेज जो नॉर्मल एक बिगिनर के लिए हैं। बाकी आप एडवांस के लिए लेते हैं, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा अगर आप कहेंगे। नहीं, एडवांस की हमें ज़रूरत नहीं, हमें तो ये है कि ये अच्छा। लेकिन वही बात जो डॉक्टर साहब से सवाल है वो आपसे है। जी, अब 5,000 रुपया दिया है मैंने इफ्तार के लिए किसी रेस्टोरेंट में, सही, तो वो आप पैसे कैसे ना पूरे करें? वो आप कर रहे हैं, लेकिन ये है कि फिर वो जो बाद में डॉक्टर्स को देने पड़ेंगे पैसे, वो भी उसका भी बजट देखना पड़ेगा। अच्छा, हाँ जी, नबिया जो है ये मेरा ख्याल है बड़ा कंट्रोल करती है, ये सारे पैसे ज़ाया करेगी अगर जाएगी इफ्तार पे। जी जनाब। सर देखें, एक तो पहले रोज़ादार के लिए जो है वो खुशखबरियाँ भी हैं, रोज़ादार के लिए जो है वो नेमतें, रहमतें, बरकतें, महीना बहुत बड़ा आ गया है। लेकिन एक्सरसाइज है रोज़ा, बेसिकली ये एक्सरसाइज सिर्फ आपकी जिस्मानी नहीं है बल्कि जहनी भी है। साइकोलॉजिकली आप जब रोज़ा रखते हैं तो आप अल्लाह के हुजूर अपने आप को जो है वो महसूस करते हैं, आप बुराई से बचने की प्रैक्टिस करते हैं, आपका माइंड जो है वो नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी को अडॉप्ट करता है। जब आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जो है वो अपने आप को इनहेल करते हैं, उसकी तरफ जाते हैं, तो आपको ये महसूस होता है कि आपने अपने साल में जो 11 महीने हैं वो क्या कुछ जो है वो गलत किया, चीज़ें रिकॉल होती हैं आपको रोज़े की हालत में, क्योंकि आप होते हैं फास्टिंग है, कम खाते हैं। जब आप सहरी में इतना ज़्यादा लोगों से नहीं खाया जाता, कुछ लोग भर भर के खाते हैं कि जी सारा दिन हमारा रोज़ा जो है वो बहुत अच्छा गुजर जाए। अच्छा, ज़्यादा खाने से आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी और आपको एसिडिटी भी हो जाएगी। और दूसरे सबसे बड़ा मसला जो आपको आएगा, आप जब रमज़ान ख़त्म हो जाएगा तो आपको स्टमक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ये जो चिकने चुबड़े पराठे खाते हैं ना लोग सुबह सुबह, और उसमें मक्खन, मलाइयाँ और जो है वो सब चीज़ें हैं कि जी सारा दिन हमारी एनर्जी कायम रहे। एनर्जी कायम रहेगी जब आप एक्सरसाइज करेंगे, एनर्जी कायम रहेगी जब आप बाकायदा तौर पे साइकोलॉजिकली अपने आप को रोज़े के लिए तैयार करेंगे। आप बताओ ना, अब शाम को पार्टियाँ, कलरफुल पार्टियाँ जो होती हैं, वहाँ बंदा गया हो तो फिर वो कैसे अपनी निगाहों को कैसे कंट्रोल करे? आप तो नफ्सियात दान हैं। देखिए, निगाह का तो रोज़ा है, ये निगाह का रोज़ा तो सिर्फ रमज़ान में नहीं है। हम सिर्फ रमज़ान के मुसलमान हैं, हमें तो 11 महीने जो हमारे अल्लाह ने दिए हैं उसमें भी मुसलमान होना चाहिए, क्योंकि कुरान कह रहा है कि मोमिन मर्दों से कहिए कि निगाहें नीची रखें और अपनी हिफाजत करें, और मोमिन औरतों से भी यही कहा गया कि अपनी निगाहें जो है वो नीची रखें। तो इसका मतलब बताओ ना कैसे रखें कंट्रोल? ऐसे हाथ आगे कर लें? नहीं, हाथ नहीं आगे रखें, ये प्रैक्टिस है। हमारे बदर साहब यही करते हैं, जब ये जाते हैं ना किसी महल में, मैंने देखा तो ये ऐसे कर लेते हैं। नहीं, ऐसे करने से तो जो है वो निगाहें नीची नहीं होंगी। निगाह का जो रोज़ा होता है, निगाह का जो पर्दा होता है वो निगाह के साथ ही होता है। निगाहें जब झुकती हैं तो भी अंदाज़ा हो जाता है कि कहा हुक्म ये दिया गया है कि अगर कोई औरत आपके सामने गैर महरम आ जाती है तो आप उसकी तरफ पहली निगाह उठती है तो दूसरी मत उठाएं। अब मैंने जैसे ज़िंदगी का एक कुलिया बनाया हुआ है, कोई भी मर्द मेरे साथ बैठते हैं, जाते हैं, आते हैं, मेरी एक निगाह किसी मर्द पे उठती है तो मैं दूसरी निगाह इस गर्ज से नहीं उठाती कि कहीं अल्लाह को बुरा ना लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये निगाह किसी गलत तरीके से जो है वो देखी जाए और अल्लाह ताला इसका बुरा मना जाए। जब आपके दिल में ये खौफ होगा ना, यानी खौफ इलाही होगा, तो आप गलत काम की तरफ नहीं जाएंगे, फिर निगाह का पर्दा ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगा। जो कहते हैं कि नज़र फिर लौट कर नहीं आई, उन पे कुर्बान हो गई होगी। बस जो नजरें कुर्बान होती हैं ना वो साइकोलॉजिकली, मौलवी साहब ने कहा कि भाई एक नज़र जो है ना वो पड़ जाए, दूसरी ध्यान करना। उसने कहा जी अगर एक नज़र में सारा काम हो जाए। एक नज़र में सारा काम नहीं होता सर, ये साइकोलॉजिकली भी नहीं होता। ये दूसरी नज़र उठती है तो आपका जो है वो जो कहते हैं ना कि काम खराब होता है, अदरवाइज पहली नज़र में कुछ नहीं होता। अच्छा। ये पहली नज़र की सिर्फ शायरी है और सिर्फ बातें हैं, मेरे से शर्त लगा लें आप। वाह वाह वाह। डॉक्टर साहब, हमारे एक दोस्त जो थे वो कहते थे कि उनको डॉक्टर ने कहा कि 1 चम्मच की हद तक आप जो है ना वो चीनी ले सकते हैं, ये वो। तो जब वो चाय पीते थे तो वो कहते 1 चम्मच 4 दफ़ा डाल दे, बस डॉक्टर ने कहा 1 चम्मच। इस अलामा इकबाल का मशहूर है कि उनको हकीम साहब ने कहा कि आप आम के शौकीन थे, तो उन्होंने कहा 1 आम, ये रिश्तेदार भी है ना बदर साहब अलामा के, तो उन्होंने कहा कि 1 आम आप खा सकते हैं, इससे ज़्यादा शुगर भी थी उनको। तो वो गए, हकीम साहब देखा तो अलामा ने कोई आधा किलो से 3 पाव का जो आम रखा हुआ था
वो खाओ। उन्होंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? कहले आपने खुद ही कहा था कि एक आम खा सकते हैं। जी अच्छा। हमारे कई में टीचर थे, वो मुल्तान के मिनिस्टर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे। अच्छा। कहते जी मेरे पास वहाँ के जो वडेरे नवाब ख़ानदान के मरीज़ आते थे, शुगर के पेशेंट थे, तो मैंने उनको सख्ती से मना किया आम और मीठी चीज़ें नहीं खानी, वरना शुगर आपकी बढ़ रही है और आंखों पे और आपके गुर्दे पे असर हो रहा है। तो अगली दफ़ा एक MPA का मुझे उनके फ़ोन आया कि इस बेचारे में 2 अम्मा की इजाज़त के दियो, हैं? कि 2 अम्मा की इजाज़त दे दियो। अच्छा अच्छा अच्छा। तुसी बिल्कुल मंद ना करो, MPA का फ़ोन करवा रहे डॉक्टर साहब को। तो इस तरह ये बात आपके फ़ायदे के लिए होती है। अभी ये देखें ना, इन्होंने भी जिक्र किया हेपेटाइटिस के बाद जो दूसरी जिक्र की बीमारी है वो फैटी चेंज है। अच्छा फैटी चेंज जो आप ज़्यादा खाते हो ना, फैट सबसे ज़्यादा जाके लिवर पे डिपॉजिट होती है, अच्छा। इसको कहते हैं फैटी चेंज। और फैटी चेंज जब आ जाए तो लिवर के जो नॉर्मल सेल्स हैं वो अपना काम छोड़ के उस अंदर फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। अच्छा। तो लिवर का साइज़ भी बढ़ जाता है, उतना ही वॉल्यूम पड़ा होता है, लेकिन उसके अंदर काम नहीं कर रहा होता, वो मतलब डिसफंक्शनल हो जाते हैं जो सेल्स हैं। तो जिगर तो आपकी फैक्ट्री है जिसने डिटॉक्सीफाई करना है, जिसने आपकी बेशुमार चीज़ें बनानी है, क्लॉटिंग फैक्टर से लेके हर चीज़ जिगर के अंदर बनती है। तो ये चीज़ें भी हमें रोज़ा रखने की वजह से इसकी अफादियत यह है कि आपकी फैटी चेंज से जिसकी हो भी जाए, ये भी बात बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि जिसको फैटी चेंज अगर हुई भी है ना, वो पूरे 30 दिन के रोज़े रख ले, इंशाल्लाह उसकी फैटी चेंज भी कम हो जाएगी। वाह 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 वाह। ये प्रूवन फैक्ट है। अच्छा। जो एंट्रोलॉजी के मजमून के माहिर हैं वो जानते हैं कि फैटी चेंज कम करने का ये है कि आप फैट्स बंद कर दें और ऐसी चीज़ें जो फैट में कन्वर्ट होती हैं उनका इस्तेमाल भी बहुत हद तक कम कर दें। मसलन और मतलब ये आपके समोसा, पकौड़ा जो आप बहुत ज़्यादा तेल के अंदर तल के खाते हो, कोई भी नहीं है, टिश्यू पेपर में जब लगाते हो थोड़ा बहुत तो एब्जॉर्ब करता है, सारा नहीं उससे एब्जॉर्ब हो जाता। मुझे ये तो आप बताएं, किसी जगह आपका घर, मैं नहीं कहता, मेरे अपने घर में भी वो भरे होते हैं समोसे, अगरचे घर के बने हुए, और वो पैटी सी अजीब सी, और वो रोल्स, वो सारे, ये तो हर जगह है, समोसों के दुकानों पे लाइनें लगी हुई है। मैं तो कल भी इफ्तारी पे नहीं थे तो बेटे ने कहा जी पकौड़े क्यों नहीं बने, मैंने कहा बेटा पकौड़े फ़र्ज़ नहीं है, रोज़ा फ़र्ज़ है। पहली बात तो ये है, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता आदत को ख़त्म करवाएं। अच्छा। उसकी जगह हमने क्या किया हुआ कि हम फ्रूट चाट और 3 से 5 खजूरें, और मैं ये भी बता दूं कि सहरी के वक्त हमारे यहाँ रिवाज नहीं है खजूरें खाने का, वो खाया करें। अच्छा। 3 और 5 खजूरें सहरी के दौरान भी खाया करें। लेकिन बिल्कुल डायबिटिक्स को देखें ना, उनकी तो डाइट प्लानिंग अलग है ना। अच्छा। उनके लिए तो ममनू है। उनके सिंपल जो आपकी रोटी है ना, जो अनछानी, हाँ, वो वाली या जौ की रोटी इस्तेमाल करें। शुगर वाले मरीज़, मेरा अपना ज़ाती तजर्बा भी और कई पेशेंट्स को मैं बता चुका हूँ, जौ की रोटी सहरी के वक्त, इफ्तार के वक्त, ये आपका HbA1c भी और शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल ले आएगी।